डेट लेने गए ने मेरे बेटे से हमला भी होया है। उन्होंने फिर दरखास्त दी, उन्होंने दरखास्त नहीं ली। पहले एज आई थी 16 से 17 साल, जब दूसरा मेडिकल बोर्ड बना उसमें एज आई 15 से 16 साल। अब एक साल से क्या अचानक ही बच्ची दूध पीती बन गई? 4-5 दिन पहले वो सिटी कोर्ट से जब पेशी भुगत के निकले हैं तो उनको जो है हरासा किया गया, उनके ऊपर हमला किया गया। आज चौथा दिन है, अभी तक दुआ ज़ारा को मैजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं किया गया। सिंध में ज़हीर की और दुआ की दोनों की जान को शदीद खतरात हैं। इस दिन दुआ ज़ारा घर से निकली है, मीडिया ट्रायल उसी दिन शुरू हो गया था। मेहदी काज़मी ने उसी दिन ही गैंग अगवा हुआ। कहाँ है वो गैंग? वो पूछ रहे थे तुसी रिश्ता लेके गए सो? जी रिश्ता लेके असी गए सी कराची चाचे के घर, ज़हीर दे चाचे के घर। ये जो सवाल कर रहे हैं, देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज हम आपके पास हाजिर हुए हैं एक बड़े ही अहम केस में, जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे हाई प्रोफाइल केस है, दुआ ज़ारा वाला केस। मेरा नाम अली जाफरी है, मैं लीगल एडवाइज़र हूँ दुआ और ज़हीर का। मैं इस केस को देख रहा हूँ उनकी तरफ से, और मेरे साथ ज़हीर की वालदा नूर बीबी हैं, दुआ ज़ारा की सास, और मेरे साथ जो दूसरी खातून मौजूद हैं वो ज़हीर की भाभी हैं, यानी कि जो ज़हीर का भाई है शबीर, उसकी वो बीवी हैं। तो मैं चाहूँगा कि पहले नूर बीबी जो हैं ज़हीर की वालदा, वो आपसे बात करें, फिर मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़हीर की वालदा बोल रही हूँ दुआ ज़ारा के केस से। शबीर बेटे जो हैं सिंध पुलिस में, उधर मेरे बेटों को जान को ख़तरा है, तो मेरी दरख्वास्त है जी मेरे बच्चों को इधर लाहौर में कोर्ट में इधर ट्रांसफ़र किया जाए, तो जो या सुप्रीम कोर्ट में किया जाए। इस दूर मैं केस नहीं लड़ सकती, केस वैसे बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये दोबारा जो है शैला रज़ा कासमी साहब जो हैं वो मिल के उन्होंने केस बनाया गया, दोबारा बनाया गया, केस ख़त्म हो गया हमारा। महीने बाद फिर दोबारा टेस्ट दिए गए, दोबारा टेस्ट से सुप्रीम कोर्ट जो है सिंधी, उन्होंने जो फैसला करता है ख़त्म करता है केस, उन्होंने दोबारा टेस्ट कराने का क्या फ़ायदा? मेरी गुजारिश है मेरे बच्चों को वापस इधर ले आया जाए लाहौर में या सुप्रीम कोर्ट में। लाहौर इस इन्होंने फैसले किए हैं, इधर ही फैसले होने चाहिए। ये ज़्यादगी हो रही है हमसे, और ज़्यादगी कर रहे हैं हमसे। जी आप एक बात और भी कर, मेरे बेटा से डेट लेने गए ने मेरे बेटे से हमला भी होया है। उन्होंने फिर दरखास्त दी, उन्होंने दरखास्त नहीं ली, नहीं हुई दरखास्त उन्होंने नहीं ली। ये बहुत मसला है। मेरे बच्चों को जितनी जल्द हो सकता है वज़ीर आज़म से, चीफ जस्टिस से मैं सबसे अपील करती हूँ मेरे बेटों को इधर ट्रांसफ़र किया जाए लाहौर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में इधर किया जाए। शुक्रिया। इसमें जी मैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करना चाहूँगा। ये केस क्या है? ये बच्ची जब घर से आई, अगवा की FIR करवाई गई कि बच्ची हमारी अगवा हो गई है। इस तरह के जो मुकदमात होते हैं, जिस वक्त नकाहनामा सामने आ जाए, बच्ची का 164 का बयान सामने आ जाए, पर्चे खारिज हो जाते हैं। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने इसमें जो उनकी सीनियर वज़ीर हैं शैला रज़ा साहिबा, वो पर्सनली इसमें जो है वो उनको सपोर्ट कर रही हैं। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो दुआ ज़ारा के वालिद हैं मेहदी काज़मी साहब, उनके साथ खड़ी होती हैं, और वो इंटरव्यूज़ में बरमला कह चुकी हैं कि अभी मैं ज़िंदा हूँ, मैं इस केस को कभी भी ख़त्म नहीं होने दूँगी, और मैं ज़हीर लोग जो हैं उनको सज़ा दिलवा के रहूँगी। अब यहाँ पे मसला ये है कि देखें, दुआ ज़ारा को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने मेडिकल करवाया, 16 से 17 साल उसकी उम्र आई। दुआ ज़ारा को वापस शोहर के साथ भेज दिया गया। दुआ ज़ारा का वालिद सुप्रीम कोर्ट में चला गया, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बच्ची आज़ाद है, वो जहाँ रहना चाहे, जिसके साथ रहना चाहे रहे। उसके बाद मेडिकल बोर्ड बना। पहले एज आई थी 16 से 17 साल, जब दूसरा मेडिकल बोर्ड बना उसमें एज आई 15 से 16 साल। अब एक साल से क्या अचानक ही बच्ची दूध पीती बन गई? कि उसी सिंध हाई कोर्ट ने
جو پہلے سندھ ہائی کورٹ نے بچی کو 20 دن کے لیے خامد کے پاس بھیجا تھا، وہ 20 دن کس کے ذمہ ہیں؟ وہ 20 دن کس کے کھاتے میں آئیں گے؟ ہمارا سوال ہے یہ بہت بڑا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، ہماری عدلیہ سے، کہ ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے کم از کم وہ تو قانون کا مذاق نہ بنائے۔ ہما یونس کا کیس تھا، 14 سال کی وہ بچی تھی، اس کو وہاں پہ اسی سندھ ہائی کورٹ نے اس کے خامد کے ساتھ بھیجا، 14 سال ایج اس کی اسٹیبلش تھی، اور یہاں پہ 15 سے 16 سال بھی اگر ہم تسلیم کر لیں تو لاہور کے قانون کے مطابق، پنجاب کے قانون کے مطابق 16 سال لیگل ایج ہے، پنجاب کے قانون کے مطابق 16 سال کی بچی کی آپ شادی کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو میرج رجسٹرینٹ ایکٹ کی دفعات ہیں وہ جو پنجاب میں لگنی چاہیے اگر لگیں بھی، وہ سندھ میں لگا رہے ہیں۔ اغوا جو کہ ہوئے ہی نہیں ہے، وہ بچی بارہا آپ کے میڈیا پہ آ کے انٹرویوز دے چکی ہے کہ مجھے اغوا کسی نے نہیں کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی تو اغوا ہوئی ہے۔ اب جو سب سے بڑی زیادتی ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ظہیر اور شبیر جو نور بی بی کے بیٹے ہیں، دعا کا شوہر اور دعا کا جو دیور ہے، وہ عبوری ضمانت کے اوپر ہے، لیکن پھر بھی پولیس کی حراست میں ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے جی آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ 4-5 دن پہلے وہ سٹی کورٹ سے جب پیشی بھگت کے نکلے ہیں تو ان کو جو ہے ہراساں کیا گیا، ان کے اوپر حملہ کیا گیا۔ وہ درخواست لے کے ایس ایچ او کے پاس گئے ہیں، ایس ایچ او نے درخواست ہی لی، اس نے کہا جی ہمیں پریشر ہے اوپر سے، ہماری وہ بھی ہراسمنٹ کی پٹیشن چل رہی ہے سندھ ہائی کورٹ میں۔ اب چوتھا دن ہے آج، کیا کریں، کس سے لڑیں؟ چوتھا دن ہے آج جب ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں کسی کو دارالمان سے اس کی کسٹڈی ٹرانسفر کی جاتی ہے۔ ضروری ہوتا ہے چاہے وہ ملزم ہو چاہے وہ وکٹم ہو کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر متعلقہ میجسٹریٹ کے پاس پیش کیا جائے۔ آج چوتھا دن ہے، ابھی تک دعا زارہ کو میجسٹریٹ کے پاس پیش نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہوگا اس کا ہمیں نہیں پتا۔ دعا زارہ کے الفاظ میں 2 دن اس کو ملا ہوں، میں جمعے کو آدھے گھنٹے کے لیے ملا ہوں، ہفتے کو میری تقریباً 1 گھنٹہ 15 منٹ دعا زارہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ دعا زارہ نے کہا ہے کہ شیلا رضا میرے پاس آتی رہی ہیں 3 دن جب وہ شیلٹر ہوم میں رہی تھی۔ شیلا رضا اس کو فورس کرتی رہی ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ، اگر تم ماں باپ کے پاس نہیں جاؤ گی تو ظہیر کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ آلریڈی اس کے ساتھ ہو چکا ہے ایک سینئر منسٹر کی طرف سے۔ اس وقت یہ ماں جی یہاں پہ آئی ہیں، ہمارا صرف ایک مقصد ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ہمارے اعلیٰ حکام ہیں، جو وہ فوری طور کے اوپر سندھ سے ہمیں بالکل انصاف کی توقع نہیں ہے۔ سندھ میں ظہیر کی اور دعا کی دونوں کی جان کو شدید خطرات ہیں۔ ہماری درخواست ہے آپ کے پلیٹ فارم سے کہ ہمارا ٹرائل فوری طور پہ سندھ سے ٹرانسفر کیا جائے، اس کو بے شک پنجاب میں ٹرائل کیا جائے یا اس کو بے شک اسلام آباد میں کر لیا جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کے پی کے میں لے جایا جائے، بلوچستان میں لے جایا جائے، صرف سندھ سے نکالا جائے۔ نمبر 2، ہماری یہ درخواست ہے کہ امیجیٹلی جو دعا زارہ ہے اس کو میجسٹریٹ کے سامنے پروڈیوس کیا جائے، چوتھا دن ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے دعا زارہ کے ساتھ کیا سلوک وہاں پہ ہو رہا ہے۔ اور تیسرا، جو میڈیکل بورڈ بنا تھا متنازعات دوسرا، جس میں 10 ڈاکٹرز تھے، اس کا کلا کما آپ کے بھائی وقار بھٹی نے کر دیا ہے۔ 10 جولائی 2022 کی دی نیوز کی خبر میں پیج نمبر 3 پہ یہ خبر ہے، آپ سب دوستوں نے دیکھی ہوگی۔ اس میں اس نے بتا دیا کہ ڈاکٹرز نے کیا کیا انکشاف کیا ہے، کہ وہ رپورٹ کس طرح سے حاصل کی گئی ہے، اور جو ریڈیالوجسٹ تھے ان کی اس رپورٹ میں بھی جو ایج انہوں نے ڈٹرمن کی ہے وہ 16 سے 17 سال ہے۔ تو اب میں چاہوں گا زنیرہ ماہم ہے ہمارے ساتھ، جنہوں نے پہلے دن اس کیس کو اٹھایا، دعا اور ظہیر کے لیے آواز بلند کی، ہمیں اس کیس میں لانے والی زنیرہ ماہم ہے۔ ہم چاہیں گے کہ وہ بات کریں، میں اس طرف ہو جاتا ہوں۔ زنیرہ میڈم السلام علیکم ٹو آل، اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو یہاں پر آئے ہیں، اور یہ ایک ایسی فیملی ہے۔ دعا زہرا سے میری پہلی ملاقات تب ہوئی تھی جب میں نے اس کا پہلا ایکسکلوزیو انٹرویو کیا تھا، اور جب میں اس سے پہلی بار زندگی میں ملی تھی تو بالکل اسی طرح جیسے ابھی آپ لوگ میرے لیے اجنبی ہیں یہاں پر، لیکن اس نے مجھ سے مدد کی اپیل کی تھی۔ اس نے جو مجھ سے پہلی بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ جب وہ کراچی کے شیلٹر ہوم میں تھی تو بقول دعا زہرا کے اس کے سگنیچرز موجود ہیں، اس کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جعفر صاحب جو ان کے وکیل ہیں ان کے پاس موجود ہے، جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ شہلا رضا کی طرف سے جو منسٹر ہے وہاں سندھ کی، ان کے اوپر ٹارچر کیا جاتا رہا ہے، اور بقول دعا زہرا کے کہ 3 گھنٹے تک وہ اس کے پاس ڈیلی آ کر بیٹھتی تھی، کیونکہ میرا انفارمیشن
मरतबा आई हैं, लेकिन दुआ सहरा के बकौल वो रोज़ाना आती थी और 3-3 घंटे उसके पास बैठती थी और उसको बहुत ही खतरनाक किस्म की बातें करती थी, जिसमें से 2 बातें मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1 ये कि अगर तुमने अपनी स्टेटमेंट को ना बदला तो हम लोग उसे लिसानियत की बुनियाद पे और फ़िरका वारियत की बुनियाद पे हम जो है ना इसको लेकर जाएंगे। और दूसरे नंबर पे जो उन्होंने बात की वो ये थी कि वो दुआ सहरा की कहती थी कि तुम्हारे जो वालिद हैं मेहदी काज़मी, वो पैसा खर्च नहीं कर रहे, इस केस में पैसा मैं खर्च कर रही हूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो किस हैसियत से वो पैसा खर्च कर रही थी, और अगर वो मदद की नीयत से या NGO की वजह से कर रही थी तो फिर उनको इसमें न्यूट्रल रहना चाहिए था। और वो खुलेआम जितने भी उनके इंटरनेट के ऊपर भी अगर आप देखेंगे जितने भी इंटरव्यूज़ मौजूद हैं ब्लॉगर्स को भी, वो यही कहती हैं कि मैं अभी ज़िंदा हूँ और हर सूरत लड़की को उसके पेरेंट्स के पास भेजूँगी, जबकि दुआ सहरा जो है वो बालिग है, इसी अदालत ने उसको माइनर नहीं कहा और वो अपनी मर्ज़ी से अपने शौहर के साथ रहना चाहती है। मुझसे मेरा जो इस केस में किरदार है वो सिर्फ इतना है कि बीइंग अ मीडिया पर्सन, क्योंकि मेरी एक आवाज़ है, आप लोग मेरी बात सुन सकते हैं, तो वो लड़की जो थी वो मुझसे यही कहती थी कि आप मेरी आवाज़ बने और मेरी आवाज़ जो है वो आगे पहुँचाएँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उसकी आवाज़ आप तक पहुँचाऊँ। सवाल कर सकती हूँ मैं आपसे बात करना क्योंकि हर यहाँ पर मौजूद हर शख्स इस केस को कवर कर रहा है, तो चूँकि आपने कहा कि हम आपके लिए स्ट्रेंजर और आप हमारे लिए स्ट्रेंजर है और दुआ सहरा भी आपके लिए वैसे ही स्ट्रेंजर है, तो जब पुलिस ने उसको प्रोड्यूस किया पहली बार तब मीडिया ट्रायल भी नहीं हुआ उसका, और पुलिस DIG ऑपरेशंस के मुताबिक कोई भी शख्स की एक्सेस उस तक नहीं थी, तो आपने कैसे ऐसा मीडिया पर्सन ले ली? बिकॉज मैं 5 साल से रिपोर्टिंग कर रही हूँ, मुझे इस चीज़ का अंदाजा है कि एक्सेस ऐसे नहीं हुई, आपका प्राइमरी सोर्स क्या था? जी वो सर पूछना ये चाहती हैं कि आपकी उन तक एक्सेस कैसे? जी मैं आपको बता दूं कि आपके यहाँ पे एक जर्नलिस्ट हैं मियाँ आसिफ साहब, मैं मियाँ आसिफ साहब और कुछ यूट्यूबर्स थे, हमारा सबसे पहले रब्ता हुआ था इन लोगों की फैमिली के साथ, शब्बीर जो ज़हीर के बड़े भाई हैं उनके साथ, हमने सबसे पहले उनका इंटरव्यू किया था। सेकंड टाइम जब हम उनको मिले थे तो उनके तवस्सुत से फिर हम लोग मिले थे दुआ सहरा को। आपने जो ये सवाल किया कि अभी किसी की भी एक्सेस नहीं थी तो आपकी एक्सेस कैसे हुई, तो वो तब तक अदालत ने उसको अपने शौहर के साथ जाने की इजाज़त दी थी, वो 20 दिन थे जब उसको इजाज़त मिली थी। हम उसके जी हम उसके घर पे गए थे, उसके ससुराल में गए थे और वहाँ जाकर हमने उसका इंटरव्यू किया था, और सबसे पहले क्योंकि इंटरव्यू मैंने किया था और वो इस कदर घबराई हुई थी कि वो किसी से भी बात करने को तैयार नहीं थी। उसकी रीज़न ये थी जो उसने बताई थी कि उसको बहुत डराया गया था लसानियत की बुनियाद पे, फ़िरका वारियत की बुनियाद पे, और मैंने उससे ये प्रॉमिस किया था कि आपकी जो आवाज़ है वो हम उसी तरह पहुँचाएंगे जैसे कि पहुँचनी चाहिए। और जो कुछ उसने कहा मेरे इंटरव्यू में उसको मुतनाज़ करके दिखाया गया, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करी, उन्होंने भी उसकी आवाज़ जो है वो पहुँचाई। इस पूरे केस के बारे में जो भी सवाल होगा हम जवाब देंगे, आप एक एक कर जाफरी साहब ये जो इलाका है गोल्डन टाउन का और वही का केस है कराची गोल्डन टाउन को ये 2 इलाके ऐसे हैं जो माजी इंसानियत की बुनियाद पे जो सब एक बॉर्डर थे, तो अब ये केस जो है ये हाइट उस तरफ लेके जा रहा है कि एक तरफ मस्जिद की मामला है, दूसरी तरफ निशानी मामला है, तो इसको एक तो मीडिया में बहुत हाइट दी जा रही है, दूसरा जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन क्या रोल प्ले कर रही है, ये आप इसको कहाँ लेके जा रहे हैं? दुआ सहरा के ये अल्फाज थे। दुआ सहरा ने मुझे बताया सैटरडे को, ये जो सैटरडे गुजरा है, दारुल उलूम से कहा, शैला रज़ा मेरे पास आई, उससे मुझे कहा अगर तुमने अपने माँ बाप के हक में बयान ना दिया तो मैं शिया लोगों को सड़क पे निकालूंगी और ये मैं शिया सुनने का मसला बनाऊंगी। और आप मीडिया सारा गवाह है, जब दुआ सहरा आई है शिया निकले हैं सड़कों पे, शिया निकले हैं। मेरा अपना नाम अली जाफरी है, लेकिन चीज़ें मेरिट के ऊपर देखनी चाहिए। और जो अदलिया का एक मिनट, मैं चूँकि मैं वकील जो होते हैं वो ऑफिसर्स ऑफ दी कोर्ट होते हैं, जो अदलिया का उन्होंने सवाल किया बिल्कुल ठीक सवाल किया है। एक हाई कोर्ट या एक कोई भी अदालत जब एक मामले को निपटा देती है दोबारा उसको रीओपन करके उसके रिवर्स फैसला नहीं दे सकती। ये जो ऑर्डर किया गया था पहले
جب انہوں نے انٹرویو بھی کیا تھا جس کا سوال پہ جب سندھ ہائی کورٹ نے دعا کو خامد کے ساتھ بھیجا تھا، اس کے بعد سپریم کورٹ میں چلے گئے. سپریم کورٹ نے مہدی کاظمی کو کہا کہ ہم آپ کی 12 گھنٹے کے لیے ملاقات کروا دیتے ہیں، اگر بچی پھر بھی آپ کے ساتھ نہ گئی تو پھر اس نے کہا جی میں نے ایسے نہیں ملنا، میں نے بچی ہی لینی ہے، مجھے جس طرح مرضی دیں. یہ عدالتوں کا یہاں پہ جو اب ریسنٹ فیصلہ آیا 21 جولائی کا آنریبل ہائی کورٹ سندھ کا وہ متنازع فیصلہ تھی، ہم اس فیصلے کو نہیں عدالت نے جو اس کی بچی کے حق میں فیصلہ کیا، عدالت نے اس کے میاں کے ساتھ اس کو جانے کی اجازت دے دی، لیکن جب اس کا ایک کنٹروورشل انٹرویو ہوا جس میں کچھ غیر قانونی افراد کی گئی، ایک کچھ لوگوں کا برانڈ بھی رکھا گیا، کسی کو بیچ میں مول دیا گیا، اس کے نیچے تکیہ رکھا گیا، اس طرح کی اونٹ پٹاخ حرکتیں جو اس میں انٹرویو میں کی گئی، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے بعد وہ کیس جو ہے وہ بہت زیادہ کے منفی میں گیا؟ نہیں وہ انٹرویو دیکھیں جی، وہ یہ نہیں میں بتاتا ہوں جی، میں بتاتا ہوں ایک منٹ میں بتاتا ہوں. میڈم نے بھی سوال کیا کہ میڈیا ٹرائل نہیں ہوا. جس دن دعا ذرا گھر سے نکلی ہے میڈیا ٹرائل اسی دن شروع ہو گیا تھا. مہدی کاظمی نے اسی دن ہی گینگ اغوا ہوا. کہاں ہے وہ گینگ؟ لیکن عدالت نے اس کو انصاف دیا نا، عدالت کہاں ہے؟ یہ کیس جو ہے نا، میں جو بھی بتایا دیکھا ہوں ایک منٹ ابھی تک جو آپ اس کو اینگل کر رہے ہیں ایز اے لائر انسانیت میں، فرقہ واریت میں، مجھے یہ فیملی جو نظر آ رہی ہے یہ مسئلہ غربت اور عمارت کا ہے. آپ اس کو جس اسٹیج پہ ڈال دیں نا اس سے یہ کیس زیادہ اٹھے گا، زیادہ خراب. سر میں بتا دیتا ہوں دیکھیں بچی کوئی وہاں پہ ملیل کینٹ کے کوئی 10 کنال کے بنگلے سے نہیں آئی، 1.5 مرلے کے 1.25 کمرے کے فلیٹ سے آئی ہے. مہدی کاظمی کوئی کام نہیں کرتا، کرپٹو کرنسی کا وہ کام کرتا ہے جو کہ پاکستان میں ویسے ہی نہیں ہے. 70,000 روپے اس کی آمدن ہے، یہ اس کی بیٹی کے الفاظ ہیں. ظہیر کا پلاٹ تھا بیریا ٹاؤن میں جو 26 لاکھ کا اس نے بیچا ہے، قسطوں کو اسے دیا ہوا اپنا کیس کر رہا ہے. اس کے بھائی کا پلاٹ تھا جو پہلے انہوں نے بیچا ہے، وہ انہوں نے اپنا کیس. ابھی بھی ان کے گھر سے ہم رات کو وزٹ کرتے ہیں، 3 مرلے کا گھر سب بھی انہوں نے ڈبل اسٹوری رینٹ پہ لیا ہوا ہے جس میں اوپر والا پورشن دعا کو دیا ہوا تھا. اپنے پیرنٹ سے زیادہ انہوں نے اس کو خوش اور آزاد رکھا ہے. یہ چیز اس کی آپس میں بھی لڑائی ہوئی ہے. اس نے کہا کہ میں اپنے خامد کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتی، جو تعلقات ہے وہ اچھے نہیں. اس میں کلیئر کر دیں کیا کوئی لڑائی ہوئی تھی یا پھر یہ بیان نہیں دی تھی، کیا بیٹے یہ ہوا کیا تھا جب نا 40-45 سال کی کوئی عورت جاتی ہے نا دارالعلوم تو وہ ایک تحریر لکھی جاتی ہے کہ میرے خامد کے ساتھ حالات ٹھیک نہیں رہے. اب ہوا یہ تھا کہ 21 تاریخ کی پیشی تھی ظہیر کی، 19 تاریخ کو ظہیر کو کراچی نکلنا تھا. جو اسی بیان کی وجہ سے جو رائے پورم ان کے پرانے وکیل تھے وہ ریپلیس ہوئے ہیں میرے سے. انہوں نے اپنے منشی کو کہہ دیا، ان کے منشی نے جا کے وہاں پہ ایک درخواست لکھ کے دے دی جس میں انہوں نے جو ایک مکھی پہ مکھی مارنا ہوتا ہے وہی کانٹینٹ کی میرے خامد کے ساتھ حالات ٹھیک نہیں ہے، میرے پاس کوئی آسرا نہیں ہے، مجھے یہاں پہ جگہ دی جائے. انہوں نے اس کو دارالمان بھیجا. لیکن اس کے بعد فرائیڈے کو میں اس کا وکیل بنا. ہم نے 3 اس کی طرف سے اپلیکیشن فائل کی. ایک تو ہم نے 164 کی اسٹیٹمنٹ کے لیے فائل کی جس میں یہ چیز ہم نے کلیئر کر دی ہوئی ہے. یہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہے رضوان احمد صاحب جوڈیشل میجسٹریٹ کا کہ وہ جو درخواست تھی اس کو دعا نے اس کا جو کاؤنٹر ہے وہ اپنا جواب جمع کروا دیا ہوا ہے. ایک ہم نے یہاں پہ اپلیکیشن دی تھی میڈیکل ہمارا کروایا جائے پنجاب میں، جس کی ابھی بھی میں نے استدعا کی ہے کہ آپ کے ذریعے ہم اعلیٰ حکام سے وہ گزارش کر رہے ہیں. اور ایک ہم نے دعویٰ کیا ہے جب سیٹرڈے کو میں نے دعا کو بولا کہ دعا تمہاری چلی جاؤ گی، پولیس آ گئی ہے رات کو. اس نے کہا کہ میں نے یہاں پہ میڈیا پہ سنا ٹی وی پہ کہ میری ماں اور میرا باپ میرے نکاح کو نہیں مان رہے. وہ کہتے ہیں کہ جی میں کسی انلیجیٹمیٹ رشتے میں ہوں آپ کی ظہیر کے ساتھ، تو میں اپنے نکاح کو کس طرح سے بچا سکتی ہوں. تو پھر ایک دعویٰ بھی اس کی طرف سے کیا گیا ہے سوٹ فار ڈیکلریشن جو سول کورٹ میں پینڈنگ ہے، جس میں مہدی کاظمی اور سائمہ کاظمی جو مہدی کی مسز ہیں ان دونوں کو 6/9 کے لیے 6/9/2022 کے لیے نوٹس ہو چکے ہیں. آپ اس چیئر پہ جاؤ. پہلا کوشچن یہ ہے کہ جب ان دونوں کو پروڈیوس کیا گیا
हमने बच्ची पहली दफ़ा की थी हमने प्रोड्यूस की थी पहली दफ़ा। क्या अंडर एज है, अंडर एज मैरिज का है, क्या है अभी तक आपकी बातों से कुछ नहीं समझ आ रहा, अभी तक कुछ जाया है सीरियसली। मैं आपके साथ जो केस कर रही है वो बहुत ग्रेट एलिगेशन है, अभी ये फिर बात को इतना हाईलाइट करना कितना, ये 16 अप्रैल को दुआ ज़ारा आई है जी, 16 अप्रैल को। आज जुलाई की क्या हो गई है, 25-26, तकरीबन 3.25 माह हो गए हैं। ज़हीर या ज़हीर की फैमिली या ज़हीर के वकला की तरफ से आज तक लसानियत, फिरका बारियत का कोई इल्ज़ाम लगाया गया। आज हमारे कंसर्न्स हैं, मियां आसफ साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया, सब भाइयों से मिलवाया। आज हमारे कंसर्न्स हैं, कंसर्न ये है कि बच्चे कराची में हैं, बच्चों के ऊपर अटैक हो रहा है, बच्चों की एप्लीकेशन नहीं ली जा रही। कंसर्न्स ये हैं, बच्चे बेल के ऊपर हैं लेकिन पुलिस की कस्टडी में है। कंसर्न्स ये हैं, 4 दिन हो गए हैं, सिंध गवर्नमेंट ने पंजाब से बच्ची वहाँ पे शिफ्ट हुई है, बच्ची को मजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं किया जा रहा। आज हमारे कंसर्न्स हैं, एक बच्ची जब एक मिनट, जो मैडम ने बात की है, मैं एक मिनट जी, जो मैडम ने बात की है, मैं पूरी जिम्मेदारी से इसको जो है वो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। दुआ ज़ारा को मैं आपके प्लेटफॉर्म से कहता हूँ हर चैनल ये सुनाए, दुआ ज़ारा को आज लाइव लिया जाए। अल्लाह हुकाम जो सिंध की इंटेलिजेंस हैं, जो सिंध के जो हाकिम आला हैं, आज दुआ ज़ारा को ऑनलाइन लें, आप सबको बुलाएं। अगर दुआ ज़ारा ये स्टेटमेंट ना दे तो शैला रज़ा साहिबा ने उसको सेट किया था, अगर दुआ ज़ारा ये स्टेटमेंट ना दे या ये हकीकत ना हो तो हम जिम्मेदार हैं। हमने ये बात आज तक नहीं की, लेकिन अब हमारे कंसर्न हैं तो हम ये बात करें। लीगल पोजीशन अभी ये बताएं, एक मिनट सर, बात करने देंगे आप, ये जो सवाल कर रहे हैं, देखिए भाईजान, ये जो मेरी बात सुने, मैं आपके हर लीगल सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन वो जो सवाल कर रहे हैं मसला ये है, लीगल मसला नहीं है। मैं आपको लीगल में जवाब दूंगा, लेकिन ये जितनी बातें कर रहे हैं मसला ये है, ये केस क्या है, ये मीडिया के ऊपर केस है, ये चंद यूट्यूबर्स हैं जो अफवाहें फैला रहे हैं इस तरह की। ये केस लीगली देखा जाए, जिस वक्त आप में से बहुत से लोग इन चीज से वाकफ होंगे, जिस वक्त 164 की स्टेटमेंट हो जाए, अब्दक्ती खुद कह दे, मगविया खुद कह दे कि मुझे अगवा नहीं किया गया, लीगल हिस्ट्री तो वही पेंडिंग हो जाती है। अब ये जो भाई बातें कर रहे हैं कि लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है, गैंग कहाँ है गैंग? 2 सूबों की पुलिस ने, CIA ने, अब SPU के पास केस है, 2 सूबों की इंटेलिजेंस ने इस केस में इन्वेस्टिगेट किया है। एक सूबे की सीनियर वजीर, आपने नहीं देखा मीडिया में, मेहदी काजमी के कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी होती हैं वो शैला रज़ा साहिबा। जो बातें शैला रज़ा ने जो ट्रैक किया है, जब हमें वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्या वो बच्चे, इस माँ के तो बच्चे जो हैं वो दियारे गैर में हैं, वो उनके रहमो करम पे हैं। हमारा कंसर्न है, हम लोगों को बताएं कि इस केस के पीछे मालूमात क्या थे, इस केस को इतना क्यों उठाया गया है। मैं अगर आप कहते हैं, मैं कसम खा के कहता हूँ, वकील पार्टी नहीं होता, मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझे दुआ ज़ारा ने बताया उसका अपनी फैमिली में किसी के साथ रहा हुआ, पेपाल पे 1.5 करोड़ रुपए तक अभी तक मेहदी काजमी पैसे इकट्ठे कर चुका है। ये दुआ ज़ारा के अल्फाज हैं। शैला रज़ा की जितनी बातें हैं ये दुआ ज़ारा ने की हैं। हम तो पर्सनली जानते नहीं हैं दुआ से कोई इशू नहीं है, उनके जबात उनकी सतह पे हैं। हमने लीगल बात ये करनी है कि केस कराची में, सिंध में, आप उस केस को ट्रांसफर करवाने के लिए या सुप्रीम कोर्ट में जाके, दूसरे कोर्ट में जाके आप दोबारा मीडिया में आए हैं, तो इस केस को मीडिया में ही क्यों इतनी हाइप दी जा रही है? हमने, क्योंकि ये सब दूसरी तरफ से भी केस मीडिया खेला जा रहा है। आपके पास आने का मकसद ये है, हमने एप्लीकेशन की है, ये सवाल नहीं किया हमने, वो उधर भी गए हैं, हमने चैलेंज कर दिया हुआ है, हम केस ट्रांसफर में भी जा रहे हैं, क्वालिफिकेशन में भी जा रहे हैं। ये हमने जनाब चीफ जस्टिस साहब को भी लेटर लिख दिया है इनकी तरफ से, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी हमने एप्लीकेशन दी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी हमने एप्लीकेशन दी है। जितने इनके कंसर्न थे, देखिए
लीगली चीज़ मैंने भी शायद इनको कहा हुआ कि हम दांतों में लड़ते हैं, लेकिन एक माँ है उससे अपने बच्चों की ज़िंदगी से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। वो चाहती है कि मेरी आवाज़ जितनी जल्दी हो सके। ये बताइएगा, मेरा सवाल एक बात से है, अगर सभी दुआ ज़ारा को पसंद करता था तो क्या इनकी बातों को पता था ये कराची जाकर प्रपोजल देती है? और जैसे कि दुआ ज़ारा का उसके वालिदैन का ये सवाल है कि वो पूरा बेटी जो गई ये टैग किया गया, दूसरा सवाल आपने ये कहा कि ज़मीन के बेहतर लोगों को नोट पेश कर प्लेस पेश हो रहा है जी उस बंदे ने इंटरव्यू में ये कहा था कि सत्तर से 80 साल की इनकम है मेरी 20 सेंट में कि हमारी मतलब नुमाइंदा है। फिर सवाल किया तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी सूरत में ऐसे क्या अगर उसने पूरे पाकिस्तान की भी सैर करनी। वो पूछ रहे थे तुझे रिश्ता लेके गए सो? जी रिश्ता लेते असी गए सी कराची चाचे के घर, जहीर के चाचे के घर जाना से उनके घर। बच्ची ने रास्ते में उन्हें मना करता है, मेरी वालदा ने मना किया है, पापा ने मना किया है, रिश्ता लेने हमारे घर नहीं आ। ठीक है, हम लोग नहीं गए। हम लोग रास्ते में आधा सफ़र कर रहे हैं, बच्चा ने क्या है भी हम लोग रह जाते हैं, हमारे कज़न हैं, आप मना लो, अगर मान जाएंगे तो हम आ जाएंगे खुशी से, नहीं मानेंगे तो हम वापस आ जाएंगे। वो नहीं माने हम वापस आ गए। ये रिश्ता लेके गए थे जी, ये रिश्ता लेके गए थे, ये 12 मान चुके हैं। वहाँ पे दुआ ने बोला था आ जाएं मेरे घर बात करें, तभी दुआ को उन्होंने मारा भी था। ये चीज़ें दुआ खुद भी कर चुकी है, लेकिन इनको घर में आने नहीं दिया। ये 3-4 दिन वहाँ पे रुके भी, ये 3-4 दिन रुके भी, फिर ये वापस आ गए। दुआ वापस, दुआ खुद ही वापस पीछे आ। जब से ये वैसे केस चल रहा है, आप लोगों को यानी कि आपके जो लोग बैठे हैं जिनका आप केस कर रहे हैं, आप लोगों को कहा गया कि आप माफी हैं। अगर तमाम चीज़ें देखी जाए, आप लोग छुपते रहे, पुलिस की आपको तलाश करती रही, उसके बावजूद आपको मिले नहीं। अब आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, आपने मीडिया तक को नहीं एक्सेप्ट किए थे जी। जब FIR हो जाए, जो ज़हीर है वो 20-21 साल का है, जो ज़हीर का भाई शबीर है वो मेरा ख्याल 24-25 साल का होगा। सफ़ेद अनपढ़ ये हैं, दर्जा 4 में ये पंजाब यूनिवर्सिटी में मुलाजम है, खाना दिन का नहीं है। ये एक फितरी सी चीज़ है, ये नहीं कोई भी और होता। यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं जनाब जो दुआ देने की उन्हें वापस नहीं आए मुकदमों की वजह से। जो FIR या मुकदमात होते हैं इनका बहुत बड़ा असर होता है और ये लोग भागते हैं, लोग तो मुल्क छोड़ जाते हैं भैया। ये एक फितरी अमल है। और भी सवाल एक बात है,